नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो विषयों पर बात करेंगे दोस्तों। एक तो सर्कुलर नंबर 568, अगर आपको फायदा मिला तो कब मिला, कैसे चेक करें, और अगर आपको लागू था फिर भी नहीं मिला तो आपको आगे क्या कार्रवाई करना है, कैसे उसको लेना है, और साथ ही साथ 568 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ माननीय एएफटी लखनऊ बेंच की तरफ से एमएससीपी से जुड़ा हुआ एक गुड न्यूज आया है, जिससे कि अब ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को और एम्प्लॉइज को एमएससीपी का फायदा मिलेगा। उसको मैं माननीय कोर्ट का ऑर्डर के साथ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सर्कुलर 568 का फायदा मिला तो कब और कैसे मिला। दोस्तों, सर्कुलर 568 को अक्टूबर 2016 में जारी किया गया था, यानी कि इसका अगर आपको फायदा मिला, फायदा आपका 2006 का है, 1 जनवरी 2006 से वो फायदा लागू था, लेकिन जारी कब किया गया, 13 अक्टूबर 2016 का ये सर्कुलर है। उसके बाद ही पेंशनर को इसका फायदा मिला है। और हां, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको एरियर मिला है। और दोस्तों, ये एरियर कब मिला है, आप नवंबर 2016 से लेकर के 2017 पूरा साल या 2018 तक आप अपना अगर बैंक अकाउंट या आपका जो पेंशन स्लिप अगर आता था तो पेंशन स्लिप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई ना कोई एरियर उस समय में अगर आया होगा तो वो सर्कुलर 568 का एरियर हो सकता है। तो आपको इस चीज को पता करने के लिए आपका बैंक अकाउंट या आपका पेंशन स्लिप चेक करना पड़ेगा नवंबर 2016 से लेके आगे के, ताकि आपको पता चले कि आपको अगर फायदा लागू था तो मिला है या नहीं मिला है। अगला दोस्तों पॉइंट, नहीं मिला तो अभी मिल सकता है। दोस्तों जी हां, अगर आपको नहीं मिला और लागू था तो आपको अभी भी मिल सकता है। कैसे लेना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका सवाल बार बार आ रहा है, तो मैं उनको भी आज बताऊंगा दोस्तों कि अगर लागू था आपको नहीं मिला तो कैसे लेना है। अगली जानकारी दोस्तों, कैसे पता चले कि 1 जनवरी 2006 में पेंशन कितना फिक्स हुआ था। यह सबसे बड़ी समस्या है सबके लिए कि अगर आपको 568 का अगर फायदा लेना है तो आपको यह जानकारी होना जरूरी है कि 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका फिक्सेशन कितना हुआ था। अगर आपको 568 में जो टेबल है उससे नीचे में हुआ था तभी फायदा मिलेगा, तो उससे नीचे हुआ था या नहीं हुआ था उसको जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना आपका जो पेंशन है 6th पे कमीशन में, यानी कि 1 जनवरी 2006 के डेट में कितना मिला, ये आपको जानकारी रखना जरूरी है। और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं पेंशनर्स, क्योंकि जो 6th पे कमीशन का डिक्लेरेशन हुआ था दोस्तों वो 2008 में सितंबर में हुआ था। तो 2006 या 2007 में जो आप पेंशन ले रहे थे वो 5th पे कमीशन के हिसाब से ही ले रहे थे। अगर उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो वैसे तो सबको मिल जाएगा फिर, क्योंकि 5th पे कमीशन के हिसाब से 2006 में, 2007 में या 2008 में 6th पे कमीशन लागू होने से पहले पहले जो पेंशन आपको मिला वो तो कम था, जिस वजह से अब उस पेंशन को देख करके पेंशनर बोल रहे हैं कि मेरा तो पेंशन सिर्फ 3700 रुपए था, मेरा तो पेंशन सिर्फ 1900 रुपए था, मेरा तो पेंशन सिर्फ 4200 रुपए था, तो मुझे भी एरियर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब 2008 में 6th पे कमीशन डिक्लेयर हुआ था उस समय में आपका 1 जनवरी 2006 का पेंशन कितने में रिवाइज किया गया वो जानकारी आपको होना है। तो उसके लिए अगर आपके पास कोरिजेंडम पीपीओ आया है तो आप उसको चेक करें, या तो फिर आपके पास आपका बैंक अकाउंट जो उसका स्टेटमेंट चेक करें, आपको टोटल पेंशन कितना मिलता था। मान लीजिए आपको दिसंबर 2008 का आपका पेंशन पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितना आया था। अब दिसंबर 2008 में चूंकि 6th पे कमीशन लागू हो चुका था, अब उस पेंशन में से दिसंबर 2008 में जितना डीए का परसेंटेज है वो आप निकाल सकते हैं, इंटरनेट में भी मिल जाएगा, उसको माइनस कर दीजिए, आपका बेसिक पेंशन निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका अकाउंट चेक करके भी आप अपना बेसिक पेंशन 1 जनवरी 2006 के डेट का पता कर सकते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास कोई पेंशन स्लिप हो, कोई उस समय कोई जनरेट किया हुआ हो, तो उससे भी आपको पता चल सकता है। या तो फिर अगर कुछ भी नहीं तो ऑनलाइन आरटीआई डालिए, पीसीडीए से अपना 1 जनवरी 2006 के डेट में 6th पे कमीशन में कितना रिवाइज हुआ था वो पता कीजिए। अगर आपको 1 जनवरी 2006 के डेट का पेंशन मिलेगा
और वो पेंशन जो कि 6th पे कमीशन लागू होने के बाद का। अब यहां मैं दोबारा से बता रहा हूं, कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए आपको कि 2006 के डेट में जो आपको मिल रहा था 6th पे कमीशन लागू होने से पहले ही, वो वाला नहीं। 6th पे कमीशन लागू होने के बाद 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका पेंशन कितना बना था वो जानना जरूरी है। और उसके बाद जो 568 का टेबल है, अब मैं आपको टेबल दोबारा से दिखा देता हूं। चलिए पहले टेबल को देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि कितना होगा तो आपको मिलेगा। दोस्तों 568 टेबल का ये एक्स ग्रुप का कॉलम है, यहां से लेके यहां तक ये एक्स ग्रुप का कॉलम है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जो रैंक के हिसाब से आगे आप देखिए, सिपाही, नायक, हवलदार के हिसाब से जो सर्विस पेंशन आपका है ये कम से कम इतने में फिक्स होना चाहिए था, यानी कि इससे कम में अगर आपका रैंक के हिसाब से फिक्सेशन हुआ है तो आपको फायदा 568 सर्कुलर का मिलेगा। और इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के लिए ये वाला सेम सर्विस पेंशन के बराबर ही होता है। और जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट वाला है वो ये वाला है। अगर आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में 1 जनवरी 2006 के डेट में ले रहे थे और आपका फिक्सेशन 2006 में इससे कम में हुआ है तो आपको ये फायदा मिलेगा। आगे दोस्तों ये तो एक्स ग्रुप का है। अब मैं आपको दिखाता हूं वाई ग्रुप वाला। जैसे आप ये वाला जो देख पा रहे हैं वाई ग्रुप, यानी कि बी से लेके एफ तक का जो ये वाई ग्रुप है। अब इस वाई ग्रुप में रैंक के हिसाब से देखिए, ये जो है सिपाही का है, नायक का है, इस तरीके से हवलदार का है। ये सर्विस पेंशन का जो है रिवीजन है दोस्तों। अगर सर्विस पेंशन आपका इससे कम में रिवाइज हुआ है 1 जनवरी 2006 के डेट में तो आपको 6568 का फायदा मिलेगा। और एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि मृत्यु के 7 साल तक और या तो फिर 67 साल उम्र होने तक जो पेंशन रहता है वो बराबर होता है, सर्विस पेंशन का बराबर होता है। और फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट में लेते हैं उनके लिए ये है दोस्तों, अगर इससे कम में उनका फिक्सेशन हुआ है तो 568 सर्कुलर के हिसाब से उनको फायदा मिलेगा। ये सिपाही का है, नायक का है, हवलदार का है, नायब सूबेदार का है, सूबेदार का है और सूबेदार मेजर का है। ये फैमिली पेंशनर का है। ये वाला जो है ये जो 2 कॉलम है ये सर्विस पेंशन और इनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ये दोनों का सेम अमाउंट है दोस्तों। तो आपने देखा। और जेड ग्रुप का ये वाला है, उसी को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जेड ग्रुप में कितने में फिक्स होना चाहिए था। अगर इससे कम में हुआ है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आगे दोस्तों मैं आपको थोड़ा जल्दी में से ये आगे फिर ये आपको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का ये वाला है। ये जो 2 कॉलम आप देख पा रहे हैं ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का है। अब आपको मैं जल्दी से नीचे जो दूसरे टेबल्स हैं वो दिखाता हूं। ये वाला टेबल है दोस्तों, ये टेबल है एयरफोर्स वाला टेबल। ये देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और समझिएगा। आगे मैं आपको नेवी का भी टेबल दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये नेवी का टेबल है। अब ये देखिए, ये नेवी का टेबल है, तो इस हिसाब से आप इस टेबल को समझ सकते हैं। तो आप सबने अभी टेबल को देखा, तो टेबल के हिसाब से अगर आपका 1 जनवरी 2006 के डेट का पेंशन उस टेबल के पेंशन से आपका जो रैंक है उसके हिसाब से, आपका जो पे ग्रुप है उसके हिसाब से अगर कम था तो आपको बढ़ोतरी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो ये भी आपको बता दूं, कई सारे पेंशनर्स को, बहुत सारे पेंशनर्स को, ज्यादातर लोगों को मिल चुका है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको अभी भी मिल सकता है। आगे दोस्तों कार्रवाई क्या करें और कैसे करें। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक लेटर टाइप से मैंने बनाया, जो आपकी सहूलियत के लिए बनाया है। अब आप यहां पर अपना खुद का डिटेल्स डालिए, जो भी आपका डिस्चार्ज का डेट था, जो भी आपका एनरोलमेंट का डेट था, और जो आपका 1 जनवरी 2006 के डेट में जो पेंशन बना था, और जो 568 सर्कुलर के हिसाब से जो आपका पेंशन बनना चाहिए था, ये सारी डिटेल्स इसमें डालिए। और ये जो पोर्शन है इसको आप लेटर बना के भी भेज सकते हैं, इसको आप ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, और इसको आप सीपी ग्राम्स के जरिए भी पीसीडीए को भेज सकते हैं या स्पर्श को भेज सकते हैं, या तो फिर सीपीपीसी को, जो आपका कंसर्न सीपीपीसी है, उसको भेज सकते हैं, जिससे कि आपको अगर 568 का फायदा नहीं मिला है तो आपको फायदा मिल सकता है दोस्तों। तो मुझे लगता है अभी शायद सारी चीजों का आपको क्लियर हो गया। और ये फैमिली पेंशनर को भी लागू है, जो टेबल में मैंने दिखाया था उससे कम में अगर फिक्सेशन हुआ था तो उनको भी लागू है। ये सवाल बार बार आता है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमएसीपी को लेकर एएफटी लखनऊ से आई है एक गुड न्यूज। अब और ज्यादा लोगों को मिल पाएगा एमएसीपी का फायदा। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ की तरफ से एक आदेश आया है, एक नहीं 2 आदेश आए हैं, दोनों एमएसीपी से जुड़े हुए हैं। अब जो कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जो एमएससीपी का फायदा लिए बगैर ही आ गए, क्योंकि उन्होंने कैडर के लिए अनुलिंग कर दिया था, ऐसे बहुत सारे हैं। और कैडर के लिए जो अनुलिंग करते हैं उनको एमएससीपी का नहीं दिया जाता है। हालांकि अब माननीय कोर्ट ने यह बोला है कि अगर कैडर के लिए कोई अनुलिंग कर रहा है, प्रमोशन कैडर की बात कर रहा हूं,
तो भी उसको एमएससीपी लागू है। ऐसे ही दो पेंशनर थे जिन्होंने एमएससीपी 1 तो ले लिया, यानी कि नायक का एमएससीपी ले लिया, लेकिन जब उनको हवलदार का एमएससीपी देने की बारी आई तो उन्होंने चूंकि कैडर में अनविलिंग किया था, उस वजह से उनको नहीं दिया गया। अब माननीय कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया और माननीय कोर्ट ने यह बोला कि वो चाहे कैडर में अनविलिंग क्यों ना हो, उनको एमएससीपी का फायदा देना पड़ेगा। आपने नायक का एमएससीपी तो दे दिया, अब हवलदार का एमएससीपी भी उनको दीजिए। चलिए माननीय कोर्ट का आदेश दिखाता हूं। माननीय लखनऊ बेंच का जो ये आप आदेश देख पा रहे हैं दोस्तों, एएफटी लखनऊ बेंच का, जो कि 7 अगस्त 2023 का आदेश है। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ आदेश है। ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं एमएससीपी से जुड़ा हुआ आदेश है। जब पेंशनर को सेकंड एमएससीपी नहीं मिला तो उन्होंने ये कोर्ट केस किया। अब इस केस को आप पूरा पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उससे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो जजमेंट का लाइन है, फर्स्ट एमएससीपी का जिक्र है और सेकंड एमएससीपी दिए जाने के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। अनविलिंगनेस के बावजूद भी अगर समय से नहीं दिया गया तो 8% के हिसाब से जो है ब्याज भी देना पड़ेगा। इस तरीके से माननीय कोर्ट ने आदेश सुनाया है, जैसे आपने आदेश का कॉपी देखा। अब दूसरा भी सेम केस के ऊपर, ये देखिए सेम 7 अगस्त का ये आदेश है और दूसरे पेंशनर का ये केस है, तो उनको भी माननीय कोर्ट ने वही सेम आदेश सुनाया कि इनके केस में भी एमएससीपी 2 का फायदा इनको दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है। तो दोस्तों माननीय कोर्ट का आदेश को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको तसल्ली से पढ़िएगा। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर करें ताकि आपको एमएससीपी का फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।